So now we are starting an important topic which is known as electron transport system और ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। देखो, एक होता है ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन, एक होता है आपका सबस्ट्रेट लेवल। यदि एटीपी डायरेक्टली बन रहा है, जैसे अब हमने अभी इससे पहले क्रैब साइकिल पढ़ा था, उसमें एक स्टेप में डायरेक्टली जीटीपी बन रहा था, दैट इज़ आपका सबस्ट्रेट लेवल ऑफ फॉस्फोराइलेशन। लेकिन यदि आपका जीटीपी एटीपी में कंफ्यूज नहीं होना, अभी आप मान के चलो सेम थिंग है वो, ठीक है। लेकिन आपका यदि NADH2 बन रहा है या फिर FADH2 बन रहा है, तो वो क्या होगा, वो हो गया आपका, और फिर हम इससे एटीपी बना रहे हैं बाय सम प्रोसेस जो हम पढ़ेंगे अभी, तो वो हो जाता है आपका ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन, ठीक है। अब आपको ये याद रखना है कि NADH2 से कितने 3 ATP बनते हैं, कैसे बनते हैं वो बताऊँगी, और जो आपके FADH2 है उससे 2 ATP बनते हैं, ठीक है। कुछ भी स्टार्ट करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा बेसिक्स बताती हूँ। हमने सबसे पहले क्या पढ़ा था, हमने सबसे पहले पढ़ा था ग्लाइकोलिसिस। ग्लाइकोलिसिस में हमने देखा कि 2 ATP यूज़ हो रहे थे, 4 ATP बन रहे थे और 2 NADH2 बन रहे थे। उसके बाद यदि ऑक्सीजन अवेलेबल है तो आपका लिंक रिएक्शन हो रहा था, ठीक है, और ऑक्सीजन अवेलेबल नहीं है तो फर्मेंटेशन हो रहा था। अल्कोहलिक फर्मेंटेशन हो सकता है, लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन हो सकता है। लिंक रिएक्शन में आपके 2 NADH2 बन रहे थे। फिर उसके बाद लिंक रिएक्शन से आपका क्रैब साइकिल हो रहा था। क्रैब साइकिल में आपके 2 ATP बने, 2 FADH2 बने और 6 NADH2 बने। जब आप साइकिल देखोगे तो आपको ये सब चीज़ें जो है, जो मैंने आपको बताई हैं, वो आपको एक ही ATP दिखेगा और आपको 3 NADH2 दिखेंगे और एक आपका FADH2 दिखेगा। पर ये रिएक्शन आपकी 2 बार होगी ना, 2 बार साइकिल घूमेगी, तब जाके आपका एक ग्लूकोज जो मॉलिक्यूल है वो सिंथेसाइज होगा, ठीक है। तो वो ब्रेक डाउन होगा उसका, ठीक है, सॉरी सिंथेसाइज नहीं, ब्रेक डाउन होगा। तो इसलिए आपका 2 ATP, 2 FADH2, 6 NADH2 बनते हैं, ठीक है। उसके बाद हम पढ़ते हैं ETC, ठीक है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। तो देखो, कुल मिला के जो आपका इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन है वो होता कहाँ है, सबसे पहले तो मैं वो पता होना चाहिए कि आपका इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। मैट्रिक्स में नहीं होता, इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। मैट्रिक्स में आपका क्रैब साइकिल होता है और साइटोप्लाज्म में आपका ग्लाइकोलाइसिस होता है, ठीक है। सबसे और फिर हम पढ़ते हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट कॉम्प्लेक्स में एक्चुअली होता क्या है। 5 कॉम्प्लेक्सेस होते हैं। कौन कौन से कॉम्प्लेक्स, नाम आपको याद रखने हैं। पहले कॉम्प्लेक्स का नाम है NADH डिहाइड्रोजिनेस, दूसरे का नाम है सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेस, तीसरे का नाम है साइटोक्रोम C रिडक्टेस, और चौथे का नाम है साइटोक्रोम C ऑक्सीडेस, और पांचवे का नाम है आपका ATP सिंथेज, ठीक है। और जो ATP सिंथेज है वही आपका ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन, उसी को हम बोलते हैं ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन, ठीक है। उसके बाद आपका जो कुल मिला के क्या हो रहा है, मूवमेंट्स ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है। मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन से हम क्या करेंगे, एक ग्रेडियंट बनाएंगे, ठीक है, और उस ग्रेडियंट के थ्रू हम एनर्जी सिंथेसाइज करेंगे। तो आपका जो मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो कैसे होता है, हाई कॉम्प्लेक्स हैविंग लो रिडक्शन पोटेंशियल टू कॉम्प्लेक्स हैविंग हाई रिडक्शन पोटेंशियल, ठीक है। आपका वैसे मूवमेंट होता है इलेक्ट्रॉन्स का, ठीक है। अब हम देखते हैं मूवमेंट होता कैसे है। तो मूवमेंट आपका 2 तरीके से हो सकता है। NADH2 आपका दूसरा एक रूट फॉलो कर सकता है और FADH2 आपका एक रूट फॉलो कर सकता है। सबसे पहले हम NADH2 का रूट पढ़ लेते हैं। तो NADH2 क्या करता है, कॉम्प्लेक्स 1 से कॉम्प्लेक्स 2 को देता है इलेक्ट्रॉन्स थ्रू यूबिक्विनॉन। यूबिक्विनॉन क्या आपका एक मोबाइल इलेक्ट्रॉन कैरियर है, मोबाइल मतलब वो मूव कर सकता है। कॉम्प्लेक्स 3 क्या करता है, कॉम्प्लेक्स 3 आपका कॉम्प्लेक्स 4 को देता है। देखो, कॉम्प्लेक्स 1 से कॉम्प्लेक्स 3 को दिया है, नॉट कॉम्प्लेक्स 2, याद रखनी है ये चीज़। तो ये क्या करता है, मोबाइल कैरियर है आपका। और कॉम्प्लेक्स 3 से कॉम्प्लेक्स 4 को कौन देता है, साइटोक्रोम C, और यूबिक्विनॉन और साइटोक्रोम C दोनों ही क्या आपके मोबाइल कैरियर हैं, ठीक है। उसके बाद कॉम्प्लेक्स 4 में आपको याद रखनी है एक चीज़ कि इसके पास 2 कॉपर सेंटर्स होते हैं, और कॉम्प्लेक्स 4 से ऑक्सीजन को, टर्मिनल एक्सेप्टर ऑफ इलेक्ट्रॉन या फिर हाइड्रोजन कौन है आपका, ऑक्सीजन है, ठीक है। अब उसके बाद हम दूसरा रूट देख लेते हैं, FADH2 कौन सा रूट फॉलो करता है। FADH2 में क्या होगा, FADH2 कॉम्प्लेक्स 2 से कॉम्प्लेक्स 3 को देगा थ्रू यूबिक्विनॉन, फिर कॉम्प्लेक्स 3 से कॉम्प्लेक्स 4 को बाय साइटोक्रोम C, उसके बाद ऑक्सीजन को। अब हमें देखना है कॉम्प्लेक्स 1 में क्या होता है, FMN और FES होता है। कॉम्प्लेक्स 2 में क्या होता है, साइटोक्रोम B, FES, साइटोक्रोम C होता है। और आप बुक से पढ़ेंगे ना, बहुत कंफ्यूज हो जाएंगे। आप सिंपली रूट याद रखो, फिर देख लो कि कॉम्प्लेक्स 1 में क्या था, FMN और FES था। कॉम्प्लेक्स 3 में क्या था, साइटोक्रोम B, FES, साइटोक्रोम C था, ठीक है। उसके बाद कॉम्प्लेक्स 4 में क्या है, साइटोक्रोम A और साइटोक्रोम A3 है, ठीक है। उसके बाद FADH2 वाले रूट में देख लो, कॉम्प्लेक्स 2 में क्या है, FAD और FES है। कॉम्प्लेक्स 3 में हमने ऊपर भी पढ़ा, साइटोक्रोम B, FES, साइटोक्रोम C, इनके थ्रू होते हुए इलेक्ट्रॉन आगे बढ़ेगा। बस कुल मिला के इतना ही याद रखना है, कंफ्यूज नहीं होना है, बिल्कुल बहुत सिंपली याद कर सकते हैं हम ये चीज़ें, ठीक है। उसके बाद कॉम्प्लेक्स 4 में क्या है, साइटोक्रोम A और साइटोक्रोम A3 है।
उसके बाद देखो, जब ये इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे होंगे फ्रॉम वन इलेक्ट्रॉन कैरियर टू अनदर इलेक्ट्रॉन कैरियर, उसके जब ये इलेक्ट्रॉन आपके इनर मेम्ब्रेन में मूव कर रहे होंगे, तब हम मैट्रिक्स में हाइड्रोजन आयन को भेजेंगे ताकि हम एक ग्रेडियंट बना पाएँ, ठीक है। तो जो आपका NADH2 क्या करता है, NADH2 जब इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट कराता है तो वो कुल 10 हाइड्रोजन को आपके इनर मेम्ब्रेन में भेज देता है, और जो FADH2 है वो 6 हाइड्रोजन को भेज देता है, ठीक है। और फिर ये हाइड्रोजन ATP सिंथेस में जाते हैं और ATP सिंथेस से ऐसे निकलते हैं थ्रू अ ग्रेडियंट। जो एक ग्रेडियंट बन गया है तो वो एकदम से निकलेंगे बाहर और आपका ATP का सिंथेसिस हो जाता है। तो अभी हमने ब्रीफली पूरा देख लिया कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम होता क्या है। अब एक बार हम NCERT से रीड कर लेंगे इसको, ठीक है।